एक बार सोच के देखिए उस 23 साल की लड़की के बारे में जो बीसीए की डिग्री लेकर किसी बड़ी कंपनी में जॉब करने का सपना देखती है। सेम कॉलेज का एक पुराना दोस्त रेफरल देके जॉब लगवा देता है। लड़की को लगता है कि एक ट्रस्टेड इंसान ने हेल्प करी है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन बाद में जान पहचान उसे भारी पड़ जाती है। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये एक स्कैंडल है जिसमें हिंदू लड़कियों को एक्चुअली हरास किया गया। उनको बार बार ये बताया गया कि तुम्हारा रिलीजन इंफीरियर है, जहां एक बड़ी कंपनी के छोटे से ऑफिस में सिस्टमैटिकली सालों तक ये हरासमेंट खुलेआम चलता रहा। नासिक के इस बीपीओ से आज तक 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 8 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। महाराष्ट्र एटीएस ने भी 2 अक्यूज को कस्टडी में लिया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इसे ग्रेवली कंसर्निंग एंड एंग्विशिंग बताया है। एक तरफ लोग इसे एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं और दूसरी तरफ इसे एजुकेटेड मुस्लिम्स के अगेंस्ट हिंदुत्व फोर्सेस की साजिश बताया जा रहा है। मिसिंग है तो सिर्फ एक चीज, सिंपल फैक्ट्स। तो इस वीडियो में जरा फैक्ट्स पे बात करते हैं, आइए देखते हैं। 26 मार्च 2026 की रात को 1 बजे देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर दर्ज होती है। एक 23 साल की लड़की अपनी पूरी कहानी बताती है। उन्होंने अपने कलीग दानिश शेख से जनवरी 2022 में मिलना शुरू किया था। दोनों सेम कॉलेज से आते थे। दानिश ने ही कंप्लेनेंट को सजेस्ट किया था कि वो टीसीएस में अप्लाई करे और जब दोनों एक ऑफिस में काम करने लगे तो दानिश के साथ साथ कंप्लेनेंट की दोस्ती होती है तौसीफ अतर और निदा खान से। लेकिन धीरे धीरे इनकी कॉन्वर्सेशन शिफ्ट होने लगती है। दानिश और तौसीफ एक्सप्लेन करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम रिलीजन में क्या डिफरेंस है। कहते थे कि उनका रिलीजन बेटर है। शिवलिंग के बारे में ऑब्जेक्शनेबल बातें करते थे। लॉर्ड कृष्णा से लेकर द्रौपदी तक सबके बारे में काफी उल्टी सीधी बातें कहते थे। दानिश कंप्लेनेंट को अगस्त 2024 में होटल आनंद रिजॉर्ट लेके जाता है और वहां उनके साथ एक फोर्सिबली फिजिकल रिलेशन बनाता है। उनसे शादी करने का प्रॉमिस करता है। जब तौसीफ को इसके बारे में पता चलता है तो उसने कंप्लेनेंट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर मेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया तो तुम्हारी फैमिली को दानिश और तुम्हारे बारे में सब बता दूंगा। इसके बाद तौसीफ उन्हें ऑफिस की लॉबी और पेंट्री में अकेले पाकर हैरेस करना शुरू कर देता है और फिर फरवरी 2026 में कंप्लेनेंट के पास एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। ये मैसेज था महरीन का, जो दानिश की वाइफ है, और तब कंप्लेनेंट को पता चलता है कि दानिश तो ऑलरेडी मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर जब उन्होंने दानिश को कन्फ्रंट किया तो दानिश ने कहा, मेरा तुमसे शादी करने का तो कोई प्लान था ही नहीं। ये सारी बातें इस केस की पहली कंप्लेनेंट ने बताई हैं। लेकिन नासिक के इस ऑफिस में 2 शिफ्ट में 170 एम्प्लॉयज काम करते थे और यहां पर ऐसी टोटल 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कंप्लेंट्स का टाइमलाइन जुलाई 2022 से मार्च 2026 तक की कहानी बताता है। अलग अलग विमेन जो 18 से 25 साल के एज ग्रुप में आती हैं, लेकिन इन सब में सेम अक्यूज्ड के नाम लिए जाते हैं। सिमिलर टैक्टिक्स के बारे में बताया जाता है। पहली एफआईआर के बाद 8 और एफआईआर दर्ज होती है और उनमें से 4 एक रात को ही 1:58 से 4:30 के बीच में दर्ज होती है। लेकिन ये जो पूरी बात है ये ऐसे एक्सपोज नहीं हुई है। जब पुलिस को फरवरी में टिप मिली थी कि इस ऑफिस में कुछ गड़बड़ चल रही है तो यहां पर इन्होंने अपने कुछ फीमेल कॉप्स को अंडर कवर ऑपरेशन के लिए भेजा था। ये ऑफिसर्स यहां पर एक हाउस कीपिंग स्टाफ बन के ज्वाइन करती है और कई दिनों तक ऑफिस में होने वाली एक चीज पर नजर रखती है और बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर देती है ताकि केस को सॉलिड बनाया जा सके। जब इनके पास बहुत सारे एविडेंस आ जाते हैं तो ये विक्टिम्स को एनकरेज करना शुरू करते हैं कि वो कंप्लेंट्स फाइल करें ताकि इस पे एक्शन लिया जा सके और तब जाके ये पूरी कहानी न्यूज में निकल के आती है। अब देखते हैं इन एफआईआर्स में लिखा क्या गया है। तौसीफ अतर का नाम इन 4 एफआईआर्स में आता है। लॉर्ड कृष्णा पे, शिवलिंग पे, गॉडेस पार्वती पे, द्रौपदी पे बार बार इसने ऑब्जेक्शनेबल बातें कही हैं, ऐसे इसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं। एक एफआईआर में स्पेसिफिकली कहा जाता है कि अनसीन गॉड्स असली गॉड हैं, जो डाइटीज आप देखते हो वो रियल नहीं है। रजा मेमन का नाम 2 अलग अलग एफआईआर्स में आता है, जो न्यूली मैरिड वुमेन से उनके हनीमून के बारे में अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता था। गुड़ी पड़वा के दिन 3 अलग अलग कंप्लेनेंट्स ने 3 अलग अलग इंसिडेंट डिस्क्राइब करे। एक एफआईआर के मुताबिक शफी शेख ने ऑफिस के अंदर एक वुमेन का पल्लू खींचा था। दूसरी को रजा मेमन ने अपनी डेस्क पे बुलाया और घूरने लगा। तीसरी में लिखा है कि शाहरुख कुरैशी ने अप्रोच करके कहा था कि कहीं साथ चलते हैं। और फिर वो इंसिडेंट जो शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है, एक वुमेन का मिसकैरेज हुआ था। तौसीफ अतर ने उससे बार बार सजेस्ट करा कि अजमेर में किसी मौलवी के पास चले जाओ, वहां पर बच्चा होने में आपको मदद मिलेगी। जितने भी कंप्लेनेंट हैं उनमें एक मेल कंप्लेनेंट भी है और उनकी एफआईआर से फोर्स्ड कन्वर्जन वाला एंगल और ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है। उनके मुताबिक तौसीफ अतर उन्हें ईद पर अपने घर लेके गया और फिर जबरदस्ती उससे नमाज करवाई, कलमा पढ़वाया, स्कल कैप पहनाई और उसकी फोटो खींच के ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते। और ये कंप्लेनेंट एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। जब उनके फादर को पैरालिसिस का अटैक आया था तो अक्यूज ने कहा था कि अगर कन्वर्ट हो जाओगे तो फादर जल्दी ठीक हो जाएंगे। किसी इंसान के वल्नरेबल मोमेंट में कन्वर्जन की बात करना एक बहुत नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन टैक्टिक है।
इसके अलावा उन्होंने नॉनवेज खिलाने की कोशिश भी की गई और उनके हनुमान लॉकेट को छेड़कर उल्टे सीधे कमेंट किए गए और ये सारी बातें एफआईआर में लिखी हुई है। एफआईआर नंबर 7 में आसिफ अंसारी पे एलिगेशन लगते हैं कि उसने जबरदस्ती एक वुमेन को हक किया। एफआईआर नंबर 6 में दूसरी कंप्लेनेंट ने कहा कि वो ट्रेनिंग के टाइम उनकी चेस्ट पर घूरते हुए ऑब्सीन क्वेश्चंस पूछता था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसपे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। इन 9 की 9 एफआईआर में एक भी एफआईआर में महाराष्ट्र के एंटी कन्वर्जन लॉ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के अंडर नहीं आती। हमने मीडिया में फोर्स्ड कन्वर्जन का एंगल काफी बार देखा, लेकिन लीगली वो चार्ज किसी भी एफआईआर में डाला नहीं गया है। चार्जेस हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के और बीएनएस सेक्शन 35 यानी कॉमन इंटेंशन के, मतलब बहुत सारे लोग एक मकसद के साथ कुछ करना चाहते हैं। अब आते हैं अश्विनी चैनानी पर, क्योंकि ये भी उन 8 अक्यूज में से एक है। अश्विनी चैनानी टीसीएस नासिक की असिस्टेंट जनरल मैनेजर थी और पॉश कमेटी की मेंबर थी। पॉश का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी जिस कमेटी का काम ही ये था कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई कंप्लेंट आए तो उसे सुनना, रिकॉर्ड करना और एक्शन लेना, उस कमेटी की एक मेंबर थी। और कंप्लेनेंट्स का कहना है कि वो अश्विनी के पास गई थी। एफआईआर नंबर 2 की कंप्लेनेंट ने बताया कि जब उन्होंने अश्विनी को अप्रोच करा तो अश्विनी का जवाब था, व्हाई डू यू वांट टू बी हाईलाइटेड, लेट इट गो। एफआईआर नंबर 4 की कंप्लेनेंट ने तो रिपोर्टिंग करना ही बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था इसमें कुछ होने वाला नहीं है। एफआईआर नंबर 8 की कंप्लेनेंट ने एफआईआर में लिखवाया कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहां जाएं क्योंकि पहले भी इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को चैनानी की कंपनी सर्वर से 78 सस्पिशियस ईमेल्स मिली हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो तौसीफ अतर से 2 साल में 38 बार कॉन्टैक्ट में थी। दानिश शेख और रजा मेमन से भी वो रेगुलर कॉन्टैक्ट में थी और इसीलिए वो अभी जुडिशियल कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन इनके ऊपर लगातार चल रही है। अब ऑब्वियसली क्योंकि इस केस में कम्युनल एंगल है तो लोगों के बड़े पोलराइजिंग से रिएक्शन आ रहे थे। कुछ लोग ये कह के पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे ये तो एक आइसोलेटेड लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, लोकल इशू है, हम इस पे क्यों बात करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक अफेयर था जिसको इतना बड़ा बताया जा रहा है। अक्यूज्ड की फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अनसरप्राइजिंगली बोल रहे हैं कि एक फेल्ड रिलेशनशिप का मामला है जिसको हिंदुत्व ग्रुप्स ने कम्युनलाइज कर दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है उनके अपने बायसेस होंगे, वो अपने बंदों को बचाना चाहते हैं और कंप्लेंट करवाने में अगर शिवसेना या कुछ हिंदू ग्रुप्स ने हेल्प करी इसका मतलब ये थोड़ी कि सब कुछ फैब्रिकेटेड हो गया है। पुलिस ने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कराए, अंडर कवर इन्वेस्टिगेशन के जरिए जो उन्होंने सबूत इकट्ठा करें उन सबको इग्नोर कैसे किया जा सकता है। हाँ, लेकिन जिस तरह से मीडिया में निदा खान के ऊपर मीडिया ट्रायल चला के उसको मास्टरमाइंड बताया गया, कई दिनों तक ये रिपोर्टिंग की गई कि वो एचआर मैनेजर थी, जिस तरह से उसका नाम दिल्ली ब्लास्ट में जोड़ा गया वो सब टीआरपी के लिए किया गया और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट लगता है। बल्कि ये चीज उनके अगेंस्ट एक्चुअल केस को वीक भी कर सकती है। लेकिन कुछ लोग जो इस पॉइंट को पकड़ के ये कह रहे हैं कि अरे देखो देखो हम तो पहले ही कह रहे थे पूरा केस बोगस है, ये सारे लोग जितनी सारी मैंने आपको अभी तक बातें बताई उस पर एक सेकंड भी बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और ये लोग ये भी नहीं बताएंगे कि कोर्ट ने निदा खान की एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया है। ये वही लोग हैं जिनको केरला फाइल्स भी प्रोपेगेंडा लगती है, लेकिन जब वही सब कुछ सही में होते हुए दिखता है तो ये सच्चाई का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इरेना अकबर और आरफा खानम जैसे लोग जो खुद को जर्नलिस्ट बुलाते हैं वो बोल रहे हैं कि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही क्या थी, और ये सब तो एजुकेटेड मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा है। क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी का सवाल आ गया है तो ये लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट के अक्यूज तक को सपोर्ट करने पे उतर आए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक सीरियस केस को व्हाइट वॉश करने की कोशिश है, लेकिन मैं इन लोगों से और ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं। ये लोग खुद विमेन होते हुए विक्टिम्स के साथ नहीं और विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। इसी तरह से तो ग्रूमिंग गैंग्स को और बढ़ावा मिलता है। किसी और ऑफिस में बैठा हुआ कोई और प्रेडेटर सोच रहा होगा कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो बस विक्टिम कार्ड खेल दूंगा और उसके बाद ये सब लोग मुझे डिफेंड करने आ जाएंगे। और ये क्या लॉजिक हुआ कि एजुकेटेड मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है? क्या एजुकेटेड मुस्लिम क्राइम नहीं कर सकते? पिछले साल जो रेड फोर्ट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो सुसाइड बॉम्बर खुद एक डॉक्टर था, अल फला यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर था। महाराष्ट्र के अंदर आईसीएस मॉड्यूल में जो अक्यूज थे उसमें एक का 31 लाख का पैकेज था जो आईटी फर्म में एक सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर था, एक माइनिंग इंजीनियर था, 2-3 अक्यूज ग्राफिक डिजाइनर थे। ये सब भी पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी जॉब कर रहे थे, फिर भी इन्होंने आईसीएस ज्वाइन करके अटैक को प्लान किया था। ओसामा बिन लादेन भी तो सिविल इंजीनियर था। लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है किसी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है या फिर एक आइसोलेटेड केस है, ये तभी क्लियर होगा जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए और सारे के सारे एंगल्स हमारे सामने आ जाए। क्योंकि अभी मीडिया में काफी अलग अलग इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रही है और इन सबको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है जब तक वो किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर किसी इन्वेस्टिगेशन बॉडी की तरफ से नहीं आती है। कोई तो रिपोर्ट कर रहा है कि ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें सब अक्यूज प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। कुछ रिपोर्ट्स में मलेशिया के किसी इमरान नाम के प्रीचर का भी नाम आ रहा है, लेकिन ये सब कुछ अभी सोर्सेस के थ्रू पता चल रहा है तो इसमें श्योरिटी नहीं है कि कितनी बातें आगे चल के सही साबित होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो कोई क्राइम कोऑर्डिनेटर
कोऑर्डिनेटेड नहीं हो सकता है। पिछले साल यूपी में देखो जमालुद्दीन नाम का एक बंदा जो छंगुर बाबा के नाम से जाना जाता था, वो भी कन्वर्जन का रैकेट चलाते हुए पकड़ा गया था। इसके लिए उसके पास 40 अलग अलग बैंक अकाउंट में मिडिल ईस्ट से 106 करोड़ रुपए भेजे गए थे। ये आदमी भी फाइनेंशियली वीक लोगों को और विधवा औरतों को टारगेट करता था। अगर सरकार की तरफ से देखें तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने पब्लिकली ऑफिशियली इस केस को एक्सट्रीमली सीरियस बताया और इन्होंने कहा है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करती है कि एक्टिविटीज एक मॉड्यूल के अंदर हो रही थी, कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं थे और कल्प्रिट्स को छोड़ा नहीं जाएगा। एसआईटी बन चुकी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस ने और विक्टिम्स को सामने आने के लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप नंबर भी जारी करा है। इसके अलावा एटीएस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। टीसीएस की तरफ से देखो तो डेलॉय और ट्राई लीगल को एज ए इंडिपेंडेंट काउंसिल अपॉइंट किया गया है, जो सीओओ आरती सुब्रमण्यम के अंडर एक इंटरनल प्रोब में उनकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केकी मिस्ट्री की चेयरमैनशिप के अंडर एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है, जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग रिव्यू करेगी और रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेगी। जितने भी एम्प्लॉयज यहाँ पर अक्यूज्ड हुए उन सबको सस्पेंड किया जा चुका है। एनआईटीईएस जो आईटी एम्प्लॉयज की एक बॉडी है, उन्होंने लेबर मिनिस्ट्री को लेटर लिख के टीसीएस की पॉश कंप्लायंस का टाइम बाउंड ऑडिट मांगा है, ताकि ये सिर्फ एक केस तक सीमित ना रहे और एक ब्रॉडर सिस्टमैटिक रिव्यू किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आइडियोलॉजी से बंधे लोगों ने इस पूरे टॉपिक को इग्नोर करते हुए अपने आंखों पे पट्टी बांध ली है और अपने मुंह को सिल दिया है। और जो थोड़ा एक ग्रेड और बेशरम लोग हैं, वो अक्यूज्ड को ही डिफेंड करने पे उतर आए हैं और अपना असली चेहरा सबको दिखा रहे हैं। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।